हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज हम संसद की समितियों का अध्ययन करेंगे। संसद की समितियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी समितियाँ अस्थायी हैं, कौन सी अस्थायी हैं, किन समितियों का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, वे उनसे संबंधित सभी फैक्ट, और किसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं और किस संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, उनसे संबंधित हम सभी फैक्ट को जानेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कि संसद की समितियां। इससे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे, ताकि इंपॉर्टेंट जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपके पास में जो है पहुँच जाए। तो चलिए संसद की समितियों से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। अब संसद के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। संसद एक भारी भरकम संस्था है। संसद क्या है? एक भारी भरकम संस्था है, एक वृहद संस्था है जो कि अपने जितने भी उसके पास में जो कार्य आते हैं वो खुद से उन कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकती। इसलिए वह अपनी हेल्प के लिए कुछ कमेटियां, कुछ समितियां वगैरह जो है क्या करती है, उनका गठन कर दिया जाता है संसद के द्वारा। संसद में दो सदन होते हैं। दोनों सदनों के द्वारा हम कह सकते हैं, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों सदनों के माध्यम से इन कमेटियों का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। बात करते हैं अभी संसद। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दो जो है इसमें सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करेंगे कि लोकसभा जो सदन होता है आपका वो निम्न सदन होता है, और राज्यसभा का सदन जो होता है वो उच्च सदन होता है। पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उच्च सदन है, तो ऑप्शन में दे देगा लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा जो है आपका वो क्या है, वो आपका निम्न सदन है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है, इसको याद रखेंगे। और राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होते, राज्यसभा में सभापति होते हैं। और वर्तमान में जो सभापति हैं वो वेंकैया नायडू है। ठीक है, वो कौन है? वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू जी हैं हमारे उपराष्ट्रपति। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इनको जो सैलरी दी जाती है, इनका जो वेतन दिया जाता है वो इनको राज्यसभा सभापति होने के नाते ही दिया जाता है, उपराष्ट्रपति होने के नाते इनको वेतन नहीं दिया जाता। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं संसद की समितियां। तो संसद की समिति का गठन करने के लिए 4 शर्तें मेन आवश्यक होती हैं। पहली, संसद द्वारा निर्वाचित। वह समिति क्या हो, संसद के किसी भी सदन द्वारा क्या की जाए, वो जो है निर्वाचित की जाए। दूसरी, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार ही कार्य। वे जो भी समिति बनाई जाएगी वो या तो लोकसभा के अध्यक्ष के या फिर राज्यसभा के सभापति, कह सकते हैं उपराष्ट्रपति जी के माध्यम से, राज्यसभा के सभापति के निर्देशानुसार ही क्या करेगी, वो कार्य करेगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट शर्त दी हुई है वो ये दी हुई है कि अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को, संसद की समिति का ये उत्तरदायित्व होगा कि वो जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी वो किसी को भी अन्य को नहीं करेगी, ना ही राष्ट्रपति को, ना प्रधानमंत्री को। वो किसको करेगी? उसका जो दायित्व होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी कि ओम बिरला जी को, या फिर सभापति जी को जो है वो अपना क्या देगी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। चौथा जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक सचिवालय होता है। एक सचिवालय अलग से इनको प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा करेगा या फिर राज्यसभा करेगा। सचिवालय देने की जो व्यवस्था करेगा, ये ध्यान रखेंगे, लोकसभा से संबंधित जो भी समिति बनाई जाएगी लोकसभा द्वारा, उसकी सचिवालय की व्यवस्था लोकसभा करेगा, और जो राज्यसभा बनाएगी उसकी व्यवस्था, उसके सचिवालय की व्यवस्था राज्यसभा के द्वारा की जाएगी। अब एक कमेटी का और जिक्र आता है जो कि होती है आपकी परामर्शदात्री समिति। ये परामर्शदात्री समिति क्या होती है? देखिए, परामर्शदात्री समिति संसदीय समिति के अंतर्गत नहीं आती। देखिए, एक लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति नहीं है। 3 आपको संसदीय समिति दे देगा और चौथी दे देगा आपको परामर्शदात्री समिति। तो याद रखेंगे, परामर्शदात्री समिति संसदीय समिति में नहीं आती। उसका रीजन है कि वह इन 4 शर्तों को पूरा नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। संसदीय समिति के प्रकार। तो संसदीय समिति 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी समिति और एक आपके पास में आती है तदर्थ समिति। 2 प्रकार की होती है संसदीय समिति, एक अस्थायी समितियां होती हैं और एक क्या होती है, तदर्थ समितियां होती है। अस्थायी समितियों के बारे में बाद में जानेंगे, पहले तदर्थ समितियों को ही देख लेते हैं। तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं। तदर्थ समितियां क्या होती हैं? अस्थायी होती है। यानी कि तदर्थ समितियां वे समितियां होती हैं जिनको किसी ना किसी एक मेन पर्पज के लिए बना दिया जाता है। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उद्देश्य पूरा होने के साथ साथ इन समितियों का भी अस्तित्व भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इनका कार्यकाल भी क्या हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
इन समिति तदर्थ समितियों के अंतर्गत जैसे आपकी जांच समितियां आ गई, जैसे किसी की कोई वगैरह जांच वगैरह करनी है, घोटाले की जांच वगैरह करनी है, ये कुछ समितियां इसमें बना दी जाती हैं। फिर सलाहकार समितियां होती हैं, किसी चीज़ की सलाह के लिए एक कमेटी जो है गठित कर दी गई, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें आपकी कौन सी होती है, तदर्थ समितियों से। जैसे ही पर्पज पूरा हुआ, उद्देश्य आपका पूरा हुआ, वो समिति भी क्या हो जाती है आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अस्थायी समितियों की। अस्थायी समितियों के अंतर्गत देखिए 6 यूनिट आती है, 6 इकाई आती हैं अस्थायी समितियों के अंतर्गत। अगर इनके कार्य के अकॉर्डिंग इनको देखें तो 6 इकाई इसकी जो है रखी गई है स्थायी समितियों के अंतर्गत। पहली आपकी आती है वित्त समितियां, जिसके अंतर्गत 3 समितियां कार्य करती हैं। वित्त समितियां जिसके अंतर्गत क्या करती हैं, आपकी 3 समितियां कार्य करती हैं। पहली होती है लोक लेखा समिति, दूसरी प्राकलन समिति, और तीसरी आपकी होती है सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति। इनको सार्वजनिक उद्यम समिति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 3 समितियां तो होती हैं आपकी वित्तीय समिति से संबंधित। फिर बात करते हैं विभागीय स्थायी समितियां। तो विभागीय स्थायी समितियां की बात करते हैं। कुछ विभागीय स्थायी समितियों का जो है गठन किया गया, और टोटल जो वर्तमान में बात करें, इसको देखिए एक ही लाइन में याद रखेंगे। वर्तमान में जो टोटल वर्तमान में 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं। देखिए अलग अलग विभाग से संबंधित हैं सभी, ठीक है। कुछ मंत्रालय वगैरह या कुछ विभाग बटे हुए हैं तो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन सब से संबंधित आपकी कुछ विभागीय स्थितियां, कुछ आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे, कुछ आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे। तो बात करते हैं कि टोटल फिलहाल जो वर्तमान में है विभागीय स्थायी समितियां वो कितनी है आपकी, वो 24 है। जिस समय विभागीय समितियां बनाई गई थी 1993 में 17 समितियां स्टार्टिंग में बनाई गई थी, परंतु 2007 में 7 समितियां और बढ़ा दी गई, और टोटल जो वर्तमान में है वो फिलहाल 24 आपकी समितियां हैं। कितनी विभागीय स्थायी समितियों की जो संख्या है वो कितनी है, 24। बात करते हैं तीसरे नंबर पर जांच समितियां। तो वर्तमान में जांच समितियां कितनी हैं, 3 हैं। चौथे नंबर पे चलते हैं परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां। परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए भी गठित समितियां हैं, उनकी संख्या है 6। सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियां हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 4। सदन समितियां, सेवा समिति, गृह व्यवस्था समितियां। देखो सदन समितियां, इन्हीं को ही सेवा समितियां कहते हैं और इन्हीं को ही गृह व्यवस्था समितियां कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि गृह व्यवस्था का जो है व्यवस्था करना, उनकी सेवाओं की व्यवस्था करना, ये सब की जो कुछ व्यवस्थाएं दे रखी हैं तो वो क्या है आपकी, वे आपकी सदन समितियों के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हम देखेंगे इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, इनमें से इम्पोर्टेंट आपकी वित्तीय समिति है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियों से ही संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो वित्तीय समितियां 3 प्रकार की हैं। वित्तीय समितियां 3 प्रकार की हैं। नंबर 1, सबसे पहले मैं बात करूंगा लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति, देखिए लोक लेखा समिति के फिलहाल जो वर्तमान में बात करूं, अध्यक्ष जो है वो अधीर रंजन जी है, ठीक है। अधीर रंजन जी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, जिनको जो है 1 मई 2020 में जो है निर्वाचित किया गया था लोकसभा के द्वारा। अब बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष इनको चुनता है। नेक्स्ट वो आगे देखेंगे, उसमें बात करते हैं पहला पॉइंट, लोक लेखा समिति का जो गठन था वो कब किया गया। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसका गठन किया गया था वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया, किसके अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। बात करते हैं 22 सदस्य, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वर्तमान में जो सदस्य हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे इसको, कि वर्तमान में जो लोक लेखा समिति में जो सदस्य हैं फिलहाल वो कितने हैं, वो 22 सदस्य हैं। 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से हैं। यानी कह सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मिक्सअप से, कह सकते हैं दोनों की सर्वसम्मति से ये क्या बनी है, आपकी लोक लेखा समिति का गठन किया गया। इसमें 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है। टोटल जो संख्या है सदस्यों की वो कितनी है, वो आपके पास में है 22, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। बात करेंगे, देखिए इनमें क्या होता है, चाहे वो आपकी समिति, आपकी प्राकलन समिति वगैरह, इनमें भी सब बात करेंगे यही चीज। और एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति होती है, यानी कि जो निर्वाचन किया जाता है वो एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा। इसको इंपोर्टेंट मार्क करेंगे कि जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का जो चुनाव किया जाता है वो किस प्रकार की,
किस प्रकार की चुनाव पद्धति इसमें लागू की जाती है, तो एकल स्थानांतरणीय मत पद्धति इसमें जो है लागू की जाती है। समय कितना होता है, तो कार्यकाल होता है इसके सदस्य का 1 वर्ष का, इसके सदस्य का क्या होता है, कार्यकाल होता है। कह सकते हैं कि ठीक है 1 मई 2020 है तो 1 मई 2021 तक इनके भी सदस्य क्या होगा, कार्यकाल रहेगा। तो नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, यानी कि अधीर रंजन जी की जो नियुक्ति की गई वो ओम बिरला जी के द्वारा की गई। ठीक है, तो नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। बात करते हैं समिति का अध्यक्ष। समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट बात करेंगे इसको, समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो विपक्ष का होता है। ठीक है ना, विपक्षी जो दल होता है, ठीक है, उसका उसमें से जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनमें से एक को चुनकर जो है क्या बना दिया जाता है, विपक्षी दल का सदैव जो क्या बनेगा, वो समिति का जो है वो अध्यक्ष बनता है। तीसरी बात, मंत्रालय के व्यय, इसका जो कार्य होता है, लोक लेखा समिति का जो कार्य, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, लोक लेखा समिति के का जो कार्य होता है वो मंत्रालय के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग बोलते हैं, CAG कैग, इसके अधीन ही कार्य करते हैं। कह सकते हैं अपना जो भी ये रिपोर्ट वगैरह सौंपेंगे वो लोक लेखा समिति को सौंपेंगे, उसकी जांच, उनकी जांच का कार्य है। मंत्रालय के जितना भी खर्च वगैरह होगा उसका, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सब ये दोनों जो है किसके दायरे में आते हैं, ये सब इसी के दायरे में आते हैं। तो ये बात थी लोक लेखा समिति की। अब हम बात करेंगे प्राकलन समिति। ठीक है, प्राकलन समिति की बात करेंगे तो प्राकलन समिति का गठन 1950 में हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 1950 में प्राकलन समिति का गठन किया गया था जॉन मैथाई जी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट। गठन 1950 में किया गया जॉन मैथाई की सिफारिश पर। देखिए जॉन मैथाई भारत के, आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री रहे। ठीक है, जॉन मैथाई कौन थे, आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो वो कौन थे, जॉन मैथाई, और इन्हीं की सिफारिश पर वर्ष 1950 में प्राकलन समिति का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। जिस समय इस समिति का गठन हुआ उस समय 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 से इसमें अब टोटल कितने सदस्य हैं, टोटल 30 सदस्य हैं, और 30 के 30 लोकसभा, 30 से 30 लोकसभा सदस्यों से चुने जाते हैं। ठीक है, यहां पर 15 लोकसभा से थे और 7 राज्यसभा से, लेकिन यहां पर 30 के 30 जितने भी सदस्य होंगे वो कहां से, वो आपके लोकसभा सदस्यों से ही चुने जाएंगे। बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यही दिया हुआ है कि सभी जो है लोकसभा के क्या होते हैं, वो सदस्य होते हैं। चुनाव की पद्धति एकल हस्तांतरणीय पद्धति होती है। चुनाव की पद्धति यहाँ पे भी क्या होती है, एकल हस्तांतरणीय पद्धति होती है, और कार्यकाल इनका भी कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो होता है, ठीक है, डिफरेंस समझेंगे। अध्यक्ष होता है सत्ताधारी, यानी कि जिसकी अभी वर्तमान में सरकार रहेगी वो सत्ताधारी, उन्हीं के लोकसभा सदस्यों में से, ठीक है, प्राकलन समिति का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। लेकिन यहां पर बात करते हैं जो लोक लेखा समिति में, इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। इसमें बिल्कुल क्या दिया हुआ है आपका, बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें विपक्षी दल के जो लोकसभा सदस्य होंगे उनमें से एक को क्या चुन लिया जाएगा, अध्यक्ष चुन लिया जाएगा लोक लेखा समिति का। अब हम आगे बात करते हैं कार्य। तो कार्य क्या होता है, वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना, वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना, यानी हम कह सकते हैं बजट जो जारी करती है गवर्नमेंट, जो बजट जारी करती है, केंद्र सरकार जो बजट जारी करती है, उसमें हेल्प करने का जो कार्य करती है वो प्राकलन समिति करती है। प्राकलन समिति जी, ठीक है, उसमें हेल्प करने का कार्य करती है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो श्री गिरीश भालचंद्र जी। कौन है, श्री गिरीश भालचंद्र जी वर्तमान में प्राकलन समिति के अध्यक्ष है। देखिए हम कह सकते हैं कि यह वित्तीय नीतियों के संबंध में, या फिर वित्तीय नीतियों के संबंध में जो सुझाव पेश करती है, इसीलिए प्राकलन समिति का दूसरा नाम है। प्राकलन समिति का दूसरा नाम भी याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको कुछ नया सीखने का मिला होगा, ये पॉइंट आपको नया सीखने का मिलेगा। देखिए जरा ध्यान से, प्राकलन समिति का दूसरा नाम सतत किफायत समिति भी है। क्या है, सतत किफायत समिति। तो प्राकलन समिति का ही दूसरा नाम सतत किफायत समिति। अगर आपसे प्राकलन समिति ना देके पूछ लिया जाए कि सतत किफायत समिति किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी, तो वो थी जॉन मैथाई की समिति। देखिए इसी का दूसरा नाम है सतत किफायत समिति, प्राकलन समिति, बात एक ही है। नेक्स्ट, ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम तीसरी जो समिति की बात करेंगे वो सार्वजनिक उद्यम समिति होगी। सार्वजनिक उद्यम समिति यानी कि एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड होगी, आपके उद्यमों से संबंधित होगी। तो बात करते हैं, इसका गठन 1964 में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था, 1964 में किया गया था कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर।
किसकी सिफारिश पर? करसन मेनन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। याद रखेंगे करसन मेनन 1962 के दौर में, 1962 तक भारत के जो है वो रक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है, 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं करसन मेनन। ठीक है, अब बात करते हैं 1964 में इसका गठन हुआ और 15 सदस्य थे। जिस समय इसका गठन किया गया उस समय 15 सदस्य इस में जो है शामिल थे। ठीक है, और वर्ष 1974 से अब इसमें वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 22 सदस्य हैं। यहाँ पर भी 22 हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में भी 22 हैं और जो आपकी सार्वजनिक उद्यम समिति है उसमें भी कितने सदस्य हैं? 22। परंतु जो आपकी ये प्राक्कलन समिति है उसमें कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 30। ठीक है ना, 30 सदस्य हैं। तो अब याद रखेंगे कि वर्तमान में जो आपकी सार्वजनिक उद्यम समिति है उसमें कितने सदस्य हैं? उसमें आपके 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अब याद रखेंगे जो वित्त समिति है, वित्त समिति, तीनों में डिफरेंस समझेंगे अब दोबारा से। जो वित्त समिति है उसमें जो है केवल लोकसभा से केवल और केवल किसमें? सारे सदस्य जितने भी टोटल हम सदस्य कह सकते हैं, ऑल मेंबर्स कहां से लिए जाते हैं? वो लोकसभा सदस्य आपके केवल और केवल प्राक्कलन समिति में होते हैं। जबकि लोक लेखा समिति में अपोजिट का अध्यक्ष होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। टोटल कितने होंगे? 22 होंगे, 15 7 22 होंगे और इसमें भी अनुपात वही रहेगा, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसमें भी क्या होंगे? 22 होंगे और दोनों सदनों से जो सदस्यों का क्या किया जाएगा? यहाँ से गठन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदनों की जांच करना। सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं, जो कि आपके सरकारी एंटरप्राइज, जो भी आपके जो उद्यम वगैरह होते हैं, उद्योग वगैरह जो आपके सरकारी होते हैं, उनके प्रतिवेदनों की क्या करना? उसकी जांच करना किसका कार्य होता है? सार्वजनिक उद्यम समिति का ही कार्य होता है। तो ये कुछ संसद की समितियां थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट वैसे मेनली आपकी ये वित्त समिति से संबंधित होती हैं। ठीक है, बाकी की संख्या याद करके आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आएगा तो जरूर इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। ठीक है, और इसको जो है शेयर कर दें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।